हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रिया जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भू आकृतिक जो प्रक्रिया है वो भूमि के अंदर अनजनित बल और धरातल ऊपर घटित होने वाला बल, बहिर्जनित बल, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करने वाले जो कारक होते हैं उसी को हम भू आकृतिक कारक कहते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और हमने देखा कि किस तरह गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल के प्रवणता के अनुसार कोई भी पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, संचलन होता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल है वो धरती के ऊपर कोई भी वस्तु है उसको अपनी ओर खींचकर भी रखता है। इसके अलावा हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा कि इसकी जो खोज है सर आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की क्या की थी? खोज की थी। आज हम बच्चों भू आकृतिक प्रक्रिया के जो बल हैं, अंजनित बल और बहिर्जनित बल, उनके विस्तार के बारे में या उनके विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले हम लेते हैं अनजनित प्रक्रियाएं। अनजनित प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जो धरातल के आंतरिक भाग में घटित होती है। कहां पर होती है? पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके अंदर घटित होने वाले प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? अंतजनित प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? अंतजनित प्रक्रिया। अब इसके बारे में पहला बिंदु लेते हैं। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलती है? ऊर्जा। और वही ऊर्जा होती है वो भू आकृतिक प्रक्रिया के लिए क्या बल देती है? ताकत देती है, शक्ति देती है, बल देती है। तो आपसे पूछा जाए भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का स्रोत कौन होती है? कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा होती है, वो बल का स्रोत मानी जाती है। अब ऊर्जा क्या है? काफी बार आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है ऊर्जा, एनर्जी। देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या है? जूल। याद रखना बच्चों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति, देखो, शक्ति की जो प्राप्ति है वो ऊर्जा से ही होती है। शक्ति की जो प्राप्ति है वो ऊर्जा से होती है, लेकिन शक्ति की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी अलग है। यदि अपन देखा जाए तो शक्ति की जो परिभाषा है, दूसरों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा को या क्रिया को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे को प्रभावित करने वाली ऊर्जा को शक्ति कहते हैं या क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? शक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर में पढ़ते हैं। हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर इसकी यूनिट बनती है। जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं या अपन कुछ भी करते हैं तो आप में कितनी शक्ति है, कितना पावर है, तो उसको हॉर्स पावर में ही निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? हॉर्स पावर, याद रखना। और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है जिसे हम जूल में निर्धारित कर सकते हैं। किसमें निर्धारित कर सकते हैं? जूल के अंदर। अब अगला बिंदु लेते हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। देखो बच्चों, अब आपसे पूछ लें पृथ्वी के अंदर से ये ऊर्जा निकलती कैसे, या पृथ्वी के अंदर से ये ऊर्जा आई कहां से? ये बात यदि आपके दिमाग में आ रही है तो इसमें लिखा हुआ पहला रेडियोधर्मी क्रियाओं के कारण। पृथ्वी के अंदर ऊर्जा किसके कारण बनी है? एक तो रेडियो धर्मी तत्वों की क्रिया के कारण,
दूसरा कांड घूर्णन गति। दूसरा कांड क्या है? घूर्णन गति। तीसरा कांड ज्वारीय घर्षण और चौथा कांड पृथ्वी की उत्पत्ति के समय की ऊष्मा। ये चार कारण से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या उत्पन्न हो पाई है? ऊर्जा उत्पन्न हो पाई है। तो याद रखना, पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी तत्वों की क्रियाओं के कारण, घूर्णन के कारण, ज्वारीय घर्षण के कारण और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी जो ऊष्मा है उनके द्वारा ही यह ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सबसे पहले रेडियोधर्मी क्रियाएं क्या है? रेडियोधर्मी क्रियाएं क्या है? तो याद रखना, रेडियो धर्मी क्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पाए जाने वाले आणविक खनिज, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले आणविक खनिज जब आपस में क्रियाएं करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा ही रेडियोधर्मी ऊर्जा होती है। देखो बच्चों, यदि आपसे पूछे रेडियोधर्मी क्रिया क्या है तो इसमें शॉर्ट से दिमाग में याद रखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले आणविक खनिज जब आपस में क्रिया करते हैं उसी को रेडियोधर्मी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी क्रियाएं। और ये रेडियोधर्मी क्रिया के अंदर यदि पूछे रेडियोधर्मी ऊर्जा क्या है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले आणविक खनिज आपस में क्रिया करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा को ही रेडियोधर्मी ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मी ऊर्जा कहा जाता है। तो याद रखना कि पृथ्वी के अंदर जो आणविक खनिज है जैसे यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, ये सब कैसे खनिज है बच्चों? आणविक खनिज है। और ये आपस में धरातल के अंदर क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं और इन क्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वो रेडियोधर्मी क्रियाएं कहलाती है। और इन्हीं रेडियोधर्मी क्रियाओं के कारण, ऊर्जा के कारण एक धारा पैदा होती है, उसका नाम है सहवन्य धारा। क्या नाम है? सहवन्य धारा। याद रखना बच्चों, इन्हीं रेडियोधर्मी क्रियाओं के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, उसका नाम है सहवन्य धारा, जिसकी खोज आर्थर होम्स ने की थी। किसने की थी? आर्थर होम्स ने की थी। कब की थी? 1930 में। कब की थी? 1930 में। याद रखना, रेडियोधर्मी क्रियाओं के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है? सहवन्य धारा। सहवन्य धारा की खोज किसने की थी? आर्थर होम्स ने की थी बच्चों। और कब की थी? 1930 के अंदर। कब की थी? 1930 के अंदर। अब अगला बिंदु लेते हैं अपन, घूर्णन। कौन सा बिंदु है? घूर्णन गति क्या है या घूर्णन गति से क्या समझते हैं आप, उनके बारे में। देखो, घूर्णन गति आपने पहले भी चैप्टरों के अंदर पढ़ी है कि घूर्णन गति होती क्या है। देखो, घूर्णन गति का अर्थ होता है कि पृथ्वी अपने केंद्र पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। देखो बच्चों, हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ एक अपना पूर्ण चक्कर लगाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक अपना
पूर्ण चक्कर लगाती हैं उसी को हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति का जो समय अवधि होती है, समय अवधि वो 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है बच्चों? 24 घंटे के अंदर होती है, जिससे एक दिन बनता है। क्या बनता है? एक दिन बनता है। और आपको पता ही है पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन और रात। क्या बनते हैं? दिन और रात। यदि पृथ्वी पर घूर्णन गति नहीं होती तो दिन और रात का भी निर्माण नहीं होता। फिर एक होती है, आपको पता ही है, परिक्रमण। परिक्रमण गति, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती हुई सूर्य के चारों ओर एक अपना चक्कर पूर्ण करती है, उसी को परिक्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती हुई सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। क्या कहा जाता है बच्चों? परिक्रमण गति। याद रखना, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर मतलब घूर्णन गति करती हुई सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसी परिक्रमण गति कहा जाता है। इसका जो समय अवधि होती है वो 365 दिन होती है। कितनी होती है? 365 दिन की इसकी अवधि होती है, जिससे क्या बनता है बच्चों? एक वर्ष का निर्माण होता है और ऋतुएं बनती हैं। और क्या बनती है? ऋतु बनती है। याद रखना, परिक्रमण गति से किसका निर्माण होता है? ऋतु का होता है। और घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। अगला बिंदु लेते हैं ज्वारीय घर्षण। अब ज्वारीय बल क्या है, उससे संबंधित बिंदु लेते हैं। अब ज्वारीय बल को यदि अपन देखते हैं तो समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार के कारण जो बल प्राप्त होता है उसी को हम ज्वारीय बल कहते हैं। ज्वारीय बल समुद्र, सागर व नदियों के अंदर उत्पन्न ज्वार के कारण प्राप्त बल को क्या कहा जाता है? ज्वारीय बल। याद रखना, समुद्र के अंदर, सागर के अंदर या नदियों के अंदर उत्पन्न ज्वार के कारण जो बल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय बल। अब ज्वार क्या होता है? समुद्र तल के औसत ऊंचाई से जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। समुद्र तल के औसत ऊंचाई से जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। यदि भाटा पूछा जाए बच्चों तो समुद्र तल के औसत ऊंचाई से जल का नीचे बैठना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटा। इनकी जो समय अवधि होती है बच्चों वो 24 घंटे 52 मिनट होती है। इनके अनुसार दिन में 2 ज्वार आते हैं, 2 ही क्या आते हैं? भाटा आते हैं। क्या आते हैं? 2 ज्वार आते हैं, 2 भाटा आते हैं। एक ज्वार भाटा आने में 12 घंटा 26 मिनट लगते हैं। याद रखना,
एक जवार भाटा आने में बच्चों कितना समय लगता है? 12 घंटे 26 मिनट। और यदि पूछा जाए एक जवार आने में कितना समय लगता है, तो याद रखना 6 घंटे 13 मिनट। एक जवार आने में कितना समय लगता है? 6 घंटे 13 मिनट। और एक भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट ये अवधि लगती है, याद रखना बच्चों। तो याद रखना ज्वारीय बल है वो सागर, समुद्र, नदियों के अंदर उत्पन्न ज्वार के कारण प्राप्त बल को ज्वारीय बल कहते हैं। ज्वार समुद्र तल से औसत ऊंचाई से जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है बच्चों। भाटा पूछा जाए बच्चों तो समुद्र तल के औसत ऊंचाई से जल का नीचे बैठना भाटा कहलाता है। ये ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट में आता है। दिन में 2 ज्वार आते हैं और 2 क्या आते हैं? भाटा आते हैं। एक ज्वार भाटा आने में 24 घंटे 26 मिनट लगते हैं और एक ज्वार आने में 6 घंटे 13 मिनट लगते हैं और एक भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट लगते हैं, याद रखना बच्चों। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई उष्मा, आपको पता ही है पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, अरब वर्ष पूर्व हुई थी, याद रखना। पृथ्वी की उत्पत्ति है कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और उस समय पृथ्वी एक गर्म ग्रह थे जिसके ऊपर जीवन की कोई कामना या संभावनाएं नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में पृथ्वी ठंडी होती गई और वर्तमान का एक सुंदर ग्रह में परिवर्तन हो गई। फिर भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अब भी वो उष्मा मौजूद है। तो इन 4 कारणों से ही पृथ्वी के अंदर से उष्मा प्राप्त होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली उष्मा प्रवाह से ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। और भूतापीय प्रवणता भूमि के अंदर तापमान की अधिक प्रवणता और अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो 2 प्रकार की गतियों या 2 प्रकार के बलों का निर्माण करती है। एक पटल विरूपण का और दूसरा ज्वालामुखीता। इस प्रकार के 2 बलों का क्या करती है? निर्माण करती है। अब पटल विरूपण क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहले पटल विरूपण के बारे में यदि बच्चों आप देखा होगा, पढ़ा भी है कि पटल विरूपण एक भूकंप का ही रूप है जिसमें प्लेटों को क्या देता है? गति प्रदान करते हैं। क्या कहता है? प्लेटों को गति प्रदान। पटल विरूपण, पटल का अर्थ होता है प्लेटें, विरूपण का अर्थ होता है गति। पटल विरूपण का अर्थ होता है प्लेटों को क्या मिलती है? ऊर्जा के कारण गति मिलती है। पटल विरूपण के यदि देखते हैं तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उन पृथ्वी की प्लेटों में गति प्रदान करती है। और पटल विरूपण है वो भूकंप का रूप है। किसका रूप है? भूकंप का रूप है। क्योंकि जब पटल विरूपण के अंदर हल्का सा या अपेक्षाकृत छोटा सा झटका महसूस होता है तो हम उसको क्या दे देते हैं? नाम भूकंप दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तो पटल विरूपण का मतलब क्या हो सकता है? भूकंप भी होता है। क्या होता है? भूकंप। तो याद रखना जब भूपृष्ठ पट्टी के अंदर तेज गति से झटका होता है और उससे प्लेटों का निर्माण हो जाता है और हल्के से झटके से क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है। क्या आ जाता है? भूकंप। प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम जो उपयोग करने वाले व्यक्ति थे वो तो वे थे टूजो विल्सन। प्लेट शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? टूजो विल्सन। प्लेट विवर्तनिक या प्लेट विवर्तनिकी ये शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर। कौन थे? मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर। याद रखना प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। प्लेट विवर्तनिक शब्द मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने किया था। फिर यदि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसका जो प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे उनका नाम था हैरी हेस। कौन थे? हैरी हेस। तो हैरी हेस नाम के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का। प्लेट शब्द का या प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग करने वाले मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर थे। मॉर्गन ने प्लेटो का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था। टूजो विल्सन थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। अब हम लेते हैं ज्वालामुखीयता। अब ज्वालामुखीयता आपको मालूम है क्या होती है बच्चों? हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको इस टॉपिक के बारे में समझाया भी था, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। ज्वालामुखीयता, देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब बच्चों तापमान की वृद्धि हो जाती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब बच्चों तापमान की वृद्धि हो जाती है तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा के रूप में धरातल से बाहर आती हैं। मैग्मा के रूप में धरातल से क्या आती हैं? बाहर आती हैं और लावा के रूप में जम जाती हैं, और लावा के रूप में जम जाती हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखीयता। क्या कहते हैं? ज्वालामुखीयता। एक शब्द है भूतापीय प्रवणता। भूतापीय या भूताप किसे कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो याद रखना बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है बच्चों? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। अगला बिंदु, भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता के अंतर की अंतर्निहित बलों में कार्य समान नहीं होता है। देखो भूमि के अंदर पाई जाने वाली ताप प्रवणता और ऊष्मा का जो प्रवाह है वो भूप्रपट्टी की मोटाई सभी जगह पर एक समान नहीं है, तो इसलिए ये बल भी सभी जगह पर एक समान कार्य नहीं करते हैं। तो भूप्रपट्टी की मोटाई यदि एक समान होती तो सभी बल एक समान कार्य करते थे, और मोटाई समान नहीं होने के कारण ये बल एक समान कार्य भी नहीं करते हैं। भूप्रपट्टी याद रखना, पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत है। याद, क्योंकि पृथ्वी के जब स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा तो पृथ्वी के 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। पहला भूप्रपट्टी, दूसरा मेटल, तीसरा क्रूड। तो भूप्रपट्टी सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई सभी जगह पर एक समान नहीं है, और मोटाई एक समान ना होने के कारण इनके जो बल का जो कार्य है वो सभी जगह एक समान नहीं होता। उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। अब अगला बिंदु लेते हैं पटल विरूपण। अभी मैंने आपको बता दिया है पटल विरूपण क्या होता है। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचालित या उत्पादित द्वारा निर्मित करती है, वे सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को क्या करती है? संचालित करती है, मतलब प्लेटों के अंदर गति प्रदान करती है। प्लेटों के अंदर क्या प्रदान करती है? गति। या उत्पादित, उत्पादित का मतलब होता है प्लेटों को उबार और गर्त पैदा करती है, द्वारा निर्मित होती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। और ये सब के सब किसमें आते हैं? पटल विरूपण के अंतर्गत आते हैं। पटल विरूपण में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। और पटल विरूपण में कौन कौन सम्मिलित होते हैं उसको देखिए बच्चों। तीक्ष्ण वलयन, वलयन का मतलब होता है भूप्रपट्टी के अंदर टेढ़ापन या फिर विभिन्न प्रकार के
उभार पैदा होना क्या हो जाता है, वलन। जैसे ये देखते हैं ना, ये क्या है, वलन के रूप में, क्या है, वलन। मतलब इसके अंदर भूखंड के अंदर क्या आ गया, टेढ़ापना, इसी को हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रदेश की लंबी और सर्किट पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवृत्ति प्रक्रिया होती है। देखो, तीक्ष्ण वलन के कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है और लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का भी निर्माण देखने को मिलता है। जब इसमें वलन की प्रक्रिया जब ऊपर उठाती है तो पर्वत का निर्माण हो जाता है, और नीचे बैठती है तो वापस का किसका निर्माण होता है, गर्त का। तो प्लेट पटल विरूपण के दौरान इन प्रकार के वलन देखने को मिलते हैं। अब पर्वत पूछते हैं क्या होते हैं, पर्वत की बात आती है या परिभाषा पूछी जाए, पर्वत क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल परिभाषा है बच्चों। समुद्र तल से औसत दूरी से धरातल के ऊपर उठे भूभाग जिसका शीर्ष नुकीला या चोटी युक्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्वत। समुद्र तल से औसत दूरी से धरातल का ऊपर उठे भूभाग जिसका शीर्ष नुकीला या चोटी युक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। धरातल के बड़े भाग में उत्थापन और विकृति में संलग्न महाद्वीप की रचना से संबंधित प्रक्रिया है। देखो, धरातल के जब बहुत बड़े भाग का उत्थापन होता है तो उसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों की क्या होती है, रचना होती है। आपने पढ़ाई होगा, पटल विरूपण के कारण ही किसका विभाजन हुआ था, प्लेटों का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था, प्लेटों का विभाजन। और उन्हीं प्लेटों से किसका निर्माण हुआ था, महाद्वीपों का। किसका हुआ था, महाद्वीपों का। तो याद रखना बच्चों, पटल विरूपण के कारण ही किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अगला बिंदु, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संतुलन के कारण उत्पन्न भूकंप होते हैं। और अपेक्षाकृत यदि किसी क्षेत्र में हल्के से झटके महसूस होते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहा जाता है। और भूकंप का मतलब यही होता है बच्चों कि धरातल के अंदर उष्मा का प्रवाह के कारण जो कंपन पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो सीधी सी प्रवाह, धरातल के आंतरिक भाग में हलचल के कारण जो कंपन पैदा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब बच्चों अगले जो वीडियो है उसके अंदर जो पटल विरूपण से संबंधित जो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ में ज्वालामुखीता क्या है और वही जनित जो बल है उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका भी हम विश्लेषण के साथ अध्ययन भू आकृति प्रक्रिया के दौरान करेंगे। थैंक यू।